Good morning, students. Today we are going to start a new topic, that is Coulomb's law of chapter 1. This is the most important topic of this chapter. इस टॉपिक से काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं इवन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इन योर नीट एंड IIT मेंस. सो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा. इस थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो कुलम्स लॉ, सबसे पहले तो उसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं हम. स्टेटमेंट क्या कहता है? द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स या फिर चार्ज एलिमेंट्स या चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब समझना है इसके डायग्राम. सो मैं डायग्राम बताता हूँ. तो मेरे पास दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, जिसको हमने R डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है. ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस कहाँ पर है? R डिस्टेंस से सेपरेटेड है. तो इन दोनों का चार्ज कितना है? Q1 Q2. तो कूलम्स लॉ क्या कह रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो चार्ज Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये पहला पॉइंट. और सेकेंड पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दोनों का सेपरेशन कितना है? R. तो फोर्स इक्वल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो मुझे इक्वेशन मिलती है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r². ठीक है, Q1 Q2/r². इस प्रोपोर्शन, और जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/r². ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है K इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इसको अगर मैं ओपन कर लूँ तो मेरे को इक्वेशन क्या मिल जाएगी? F इक्वल्स टू K टाइम्स K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r². ये इक्वेशन मिल जाती है. यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, या फिर इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, ये हर मीडियम के हिसाब से चेंज होता है. अब फ्री स्पेस है मतलब या तो हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं या तो एयर की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. तो अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल्स एयर में या फिर वैक्यूम में है तो उसकी वैल्यू होगी 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन टेकन टू अनदर मीडियम. अब समझना पॉइंट. सेम चार्जेस हैं मेरे पास Q1 Q2 जो कि R डिस्टेंस से सेपरेटेड है. अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे मीडियम को वाटर के अंदर लेके जाते हैं, इस पूरे सिस्टम को, विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और ना तो मैंने इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज किया है, ना ही मैंने चार्ज को चेंज किया है. तो विदाउट चेंजिंग एनीथिंग मैं इसको वाटर में लेके जाता हूँ. तो मैं क्या देखता हूँ, जो फोर्स इन मीडियम है वो हो जाता है 1/80 टाइम्स फोर्स एयर. ये बात समझने की है. तो ये चेंजेस क्यों हुए, वो कहाँ से हुए, ये हम देखते हैं. ये किसके वजह से हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में अब एक मीडियम काम करने लग गया है. जैसे ही वो मीडियम आता है इन दोनों के बीच का फोर्स थोड़ा सा डिफर हो जाता है. तो परमिटिविटी क्या कर रही है? उन दोनों के चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कुछ मतलब कहते हैं उनके फोर्स को कम या ज़्यादा करने का काम कर रही है. लगने वाले फोर्स को डिफर करती है या फिर चेंज करती है थोड़ा सा. ठीक है, इफेक्ट करती है, एग्जैक्टली बोला जाए तो इफेक्ट कर देती है. सो लेट्स सी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हमारे चार्ज पार्टिकल को F इन मीडियम की बात कर लेते हैं. F इन मीडियम कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम. समझ रहे हो? एप्सिलॉन नॉट क्या था? वो एयर का. जब तक वो चार्ज पार्टिकल एयर में है
उसका परमिटिविटी है। पर हमने अब क्या करा, दोनों चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर लेकर आए हैं, चार्ज पार्टिकल को हम वाटर में लेकर आए या फिर किसी अननोन मीडियम में लेकर आए, तो उसका परमिटिविटी अलग होगा। तो क्या हो जाएगा ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो लेट्स सी क्या करते हैं अब। हम क्या कर रहे हैं अब, फोर्स इन एयर, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, और कई बुक्स में आपको ये के टर्म से मिलेगा। वो कितना होता है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो होता है। लेट्स सी क्या होता है आगे हम देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं इन दोनों का रेशियो बताऊँ, फोर्स इन एयर कितना था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स इन मीडियम कितना था, 1/4 एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या क्या पार्ट कटने वाला देखते हैं। कटने वाला पार्ट हम देख लेते हैं। एक तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, उसके बाद 1/4 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन मीडियम। ठीक है, जैसे ही मैं एप्सिलॉन मीडियम की बात करता हूँ, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन मीडियम कितना होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, तो इसको हमको याद रखना है। आगे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेट्स सी। जिसके ही मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने से लेट्स सी क्या होता है, फोर्स इन मीडियम की वैल्यू कितनी थी, फोर्स इन मीडियम वाज 1/4 एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट व्हाट इज एप्सिलॉन मीडियम, एप्सिलॉन मीडियम हमने अभी डिराइव किया है, दैट इज एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखता हूँ मैंने ये पुट कर दिया। अब देखो ध्यान से, अगला जो है टॉपिक वो ज़रा समझने का है। अगला पार्ट इसका क्या हो रहा है, ये चीज़ देखो, ये क्या है, ये पूरा पार्ट है फोर्स इन एयर। तो मेरे पास क्या बन जाता है यहाँ पे, मैं इसको ले सकता हूँ फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। हमको याद रखना, कई बार ये डिराइव करने को भी आता है। अब कुछ मीडियम्स के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ मीडियम्स हैं, लाइक पहले हम इसकी बात करेंगे, वैक्यूम की बात करेंगे। तो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। नाउ जब हम एयर की बात करेंगे, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर, उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1.056, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ही मानते हैं। वाटर का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है। और अगर हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तौर पे हम बीच में दोनों चार्जेस के मेटल लगाते हैं तो उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको ऐसे भी कहते हैं। कई बुक्स में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मिलेगा या फिर वेक्टर, दोनों एक ही है। तो हमको समझना है यहाँ पे कि भाई वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या हो रहा है। तो सेम सिस्टम है, द सिस्टम इज सेम, वी आर टेकिंग 2 चार्जेस Q1 Q2, ठीक है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंसेस R। तो यहाँ पे हमने जो कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन पढ़ा था वो था फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज़ आइदर रिपल्जन और अट्रैक्शन। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, दोनों सेम चार्ज, मतलब यहाँ पे जो चार्जेस की पोलैरिटी है, तो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस
आर सेम। तो दोनों चार्जेस की पोलैरिटी हम सेम मान रहे हैं। तो ध्यान से देखना, तो सेम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी, शायद आपने पढ़ा होगा कि सेम जो टाइप के चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपल करते हैं, और जो अपोजिट होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों को सेम टाइप का ले रहे हैं। तो जब हम सेम टाइप का ले रहे हैं तो भाई ये इसको इस तरफ पुश करेगा और Q1 Q2 को इस तरफ पुश करेगा। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस फोर्स को हम कैसे बोलेंगे, F12 का फैक्टर। इसको रीड कर सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, और दूसरा फोर्स लग रहा है इस तरफ F21 वेक्टर। इसको हम कहते हैं F21 वेक्टर। इसको कैसे लिखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 चार्ज। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले देखो डायरेक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्शन होगा, जब हम आर कैप की बात करेंगे तो एक डायरेक्शन तो ये रहा फोर्स का, और दूसरा डायरेक्शन ये है। जब इन दोनों डायरेक्शन को हम जब डिफाइन करेंगे तो ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, चार्ज 1 से 2 की तरफ। तो ये हो जाएगा R12 कैप यूनिट वेक्टर, और दूसरा यूनिट वेक्टर इस दर से इधर आ रहा है, उसको हम R21 कैप की बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेट अस डिस्कस फर्स्ट F12 सिम, है ना। तो F12 वेक्टर की बात करेंगे। अब वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर वो होते हैं इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ होता है। तो लेट्स सी क्या होता है इसके आगे। F12 इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन R वेक्टर भी लिख सकते हैं। R वेक्टर का मॉड लगा के अगर प्रॉपरली करें तो इसको हम थोड़ा और रेमेडिफाई करके ऐसे लिख देते हैं। चलो इसको हटा के हम इसको ऐसे लिख देते हैं, F12 वेक्टर इक्वल्स टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, अब ये तो स्केलर हो गया, मतलब ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर कर रहे हैं हम, इसकी डायरेक्शन भी तो होगी। अब F12 किस तरफ जा रहा है, सी F12 का डायरेक्शन इस तरफ है, और इस डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R21 कैप। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे R21 कैप। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ, चलो ये हमने F12 वेक्टर को डिफाइन कर दिया। सिमिलरली जब मैं F21 वेक्टर की बात करूँगा, उसका क्या होगा, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का होल स्क्वायर, मॉड का होल स्क्वायर इनटू। अब देखो F21 किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ये डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R12 कैप। तो मैं यहाँ पे क्या लिखाऊंगा, R12 कैप। और समझने वाली बात ये है कि जो R12 है, R12 कैप है, वो R21 के अपोजिट। अब यूनिट वेक्टर इनकी वैल्यू तो 1 होगी, पर यहाँ पे क्या, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपन इनको एज अ नेगेटिव वेक्टर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है, एक तो इस वाले पार्ट को और इसको जब मैं कंपेयर करूँगा, सी तो हम क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ 1 और 2 को कंपेयर ना करके F12 की वैल्यू देता हूँ। तो F12 वेक्टर की वैल्यू देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर R। अब देखो R12 और R21 में रिलेशनशिप क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो मैं R21 की जगह पे R12 कैप माइनस लगा के लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर R12 कैप। अब ये क्या है, सी ये है F21 वेक्टर। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर डायरेक्शन अपोजिट है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेम कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जब मैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूँ तो समझना ये इस डायग्राम को।
ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट्स में आ गए हैं। तो यहाँ पे दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हमने Q1 को ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर पुट कर रखा है और Q2 को हमने R2 डिस्टेंस पे पुट कर रखा है, और Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। अभी मैंने डायरेक्शन शो नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, दैट इज़ F12 वेक्टर, दूसरा फोर्स यहाँ लगेगा, दैट इज़ F21 वेक्टर। समझने वाली बात यह है क्योंकि ये कौन सा है, जो सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज लगा है, तो F21 हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये वाला फोर्स होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों फोर्सेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम F12 को डिस्कस करते हैं। F12 को डिस्कस करने का आराम से हम F12 को डिस्कस करना है, F21 को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो F12 वेक्टर की जब बात करूँगा मैं, दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आएगी R। अब ये डायरेक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ना, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल R कैप लिख लेते हैं यहाँ पे। अब R कैप थोड़ी देर में हम जस्ट डिराइव करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम R वेक्टर निकालते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे यहाँ पे C, जो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को मैं A और इस पॉइंट को B ले लेता हूँ, C जो OA और AB है ये सेम ऑर्डर में है, बट OB क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है। तो इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, OA and AB are in same order but OB is in the opposite order, so we can write OB vector is equals to OA vector plus AB वेक्टर, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। OB की वैल्यू कितनी है, R2 वेक्टर, और OA की वैल्यू कितनी है, OA है तुम्हारा R1 वेक्टर, AB कितना है, R वेक्टर। तो मुझे क्या निकालना है, R वेक्टर की वैल्यू। R वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो एक और रिलेशनशिप जो हमको याद था, शायद हमने 11 में जब वेक्टर पढ़ा था तब था, वो था R कैप। R कैप की वैल्यू कितनी थी, R कैप की वैल्यू थी R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर। क्लियर, तो हम अपनी इस वाली इक्वेशन में थोड़ी चेंजेस करने वाले हैं। क्या चेंजेस करेंगे, वो ये है कि भाई F वेक्टर 1 2 इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का होल स्क्वायर। R कैप की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, R वेक्टर अपॉन R मॉड, ठीक है, R वेक्टर का मॉड। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर के मॉड का होल क्यूब और R वेक्टर। नाउ वी हैड फाइंड द वैल्यू ऑफ R वेक्टर। R वेक्टर की वैल्यू कितनी निकाली थी, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो इसको हम जस्ट में पुट कर देंगे, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का होल क्यूब, और यहाँ भी लिखेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।